हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एआर। नाउ इस वीडियो में हम यूपीआरवीएनएल जेई और डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यह एमसीक्यूज भी मैंने पुराने पेपर से लिए हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स का पार्ट 2 है। यह वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स और उनकी कॉम्बिनेशनल ब्रांच के लिए है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी एआर। मैं इस लेक्चर की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इन ए सेमीकंडक्टर करंट फ्लो ड्यू टू। किसी भी सेमीकंडक्टर में करंट केवल दो ही कारणों से फ्लो होती है। पहला है ड्रिफ्ट करंट और दूसरा होता है डिफ्यूजन करंट। क्या होता है ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट? होता क्या है, बेसिकली किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब हम किसी भी इम्प्योरिटी से डोप करते हैं, मान लीजिए कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम पी टाइप इम्प्योरिटी से डोप करते हैं, तो होगा क्या, उसमें जो होल्स का कंसंट्रेशन रहता है वो सब जगह पे समान नहीं होता। कुछ जगह पे होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। तो होगा क्या, होल्स जो हैं ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, जिनके कारण से एक करंट फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट। और ड्रिफ्ट करंट वो करंट होती है जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को कोई बाइस्ड अप्लाई करते हैं, किसी भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तब क्या होगा, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होंगे और जो फ्री होल्स होंगे वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होंगे। इन्हीं होल्स और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण उसमें एक करंट फ्लो होती है जिसको बोल देते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो जो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होती है वो बेसिकली दो ही कारणों से फ्लो होती है, पहला डिफ्यूजन करंट और दूसरा ड्रिफ्ट करंट। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला, सी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टनल डायोड इज मेड ऑफ द सेमीकंडक्टर विच आर। टनल डायोड जो है वो एक हाईली डोप्ड मटेरियल का बना हुआ डायोड होता है। टनल डायोड से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिख रखे हैं, कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, देख लीजिए इन सबको। इट इज़ ए फास्टेस्ट स्विच, यह एक फास्टेस्ट स्विच होता है। इट्स रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द ऑर्डर ऑफ पिको सेकेंड, इसका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो पिको सेकेंड के ऑर्डर का होता है। ये एक हैविली डोप्ड डायोड होता है जिसकी डोपिंग लेवल 1:10⁻³ की होती है। वर्क ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टनलिंग इफेक्ट, टनलिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे यह काम करता है। इट एग्जिबिट वोल्टेज कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। इट हैज़ वेरी नैरो डिप्लीशन लेयर ड्यू टू हाईली डोपिंग, इसमें बहुत ही नैरो डिप्लीशन लेयर होती है क्योंकि ये बहुत ही हाईली डोप डायोड होता है। इसकी जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के अबाउट होती है। इट इज़ यूज्ड एज लीनियर डिवाइस एज वेल एज नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। बेस्ट मटेरियल इज गैलियम आर्सेनाइड हैविंग हाईएस्ट स्विंग, हाईएस्ट स्विंग को अचीव करने के लिए हम जो डायोड का इस्तेमाल करेंगे उसमें जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो होगा गैलियम आर्सेनाइड का। सातवां पॉइंट देखिए, इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग माइक्रोवेव ऑसिलेटर एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, इन डिज़ाइनिंग ऑफ पल्स एंड स्विचिंग सर्किट्स एंड एज ए पैरामीट्रिक एम्पलीफायर। ठीक है, तो देख लीजिए आप टनल डायोड का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। माइक्रोवेव ऑसिलेटर को डिज़ाइन करने में, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को डिज़ाइन करने में, पल्स एंड स्विचिंग सर्किट्स को डिज़ाइन करने में, और पैरामीट्रिक एम्पलीफायर की तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है? ब्रिज रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी 81.2% होती है। मैंने यहाँ पे एक टेबल लिख रखी है, उस टेबल में जो पैरामीटर दिए हैं वो उनके रेक्टिफायर के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, देख लीजिए आप। जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो 40.6%, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों की 81.2%। पीआईवी जो होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वी मैक्सिमम होता है
सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 2V मैक्सिमम होता है। रिपल फैक्टर 1.21 हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 0.4848 होता है। ठीक है। पीआईवी क्या होता है? पीआईवी वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो किसी भी डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में अप्लाई करें और डायोड डैमेज ना हो। ठीक है। यानी पीआईवी वह वोल्टेज होता है जो किसी भी डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में अप्लाई करने पर डायोड डैमेज नहीं होता है, वो पीआईवी या पीक इन्वर्स वोल्टेज कहलाता है। द हॉल इफेक्ट वोल्टेज इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन। इंट्रिंसिक सिलिकॉन में जो हॉल इफेक्ट वोल्टेज होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जो उसका राइट आंसर है वो ज़ीरो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे हॉल इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिख रखे हैं, आप देख लीजिए इन सबको। हॉल इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर ए गिवन मटेरियल इज मेटल, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी जो गिवन मटेरियल है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है या मेटल है, ये फाइंड करने के लिए हम हॉल इफेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर मेटल वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज लेसर कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। मेटल के केस में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो सेमीकंडक्टर से कम होती है। हॉल इफेक्ट वोल्टेज जो है वो निगेटिव रहता है, मेटल हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो। हॉल इफेक्ट वोल्टेज पॉजिटिव रहता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, और हॉल इफेक्ट वोल्टेज जो है वो ज़ीरो रहता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। सातवां पॉइंट देख लीजिए, हॉल इफेक्ट को हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज इन फाइंडिंग मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, concentration of charge carrier and type of semiconductor. In an intrinsic semiconductor the mass action law is given as। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो इसका जो राइट आंसर है वो है NP इजकल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। इनमें से कौन सा डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो गैलियम आर्सेनाइड है वो एक डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है। डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल क्या होते हैं, होता क्या है, जब किसी भी मटेरियल को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करते हैं तो वो एक एनर्जी रेडिएट करते हैं। जो एनर्जी होती है डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल के केस में वो लाइट के फॉर्म में होती है। यानी कि कोई भी मटेरियल रहेगा अगर उसमें एनर्जी जो है वो लाइट के केस में लाइट की तरह अगर उसमें एनर्जी निकल रही है, जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो मटेरियल जो है वो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल कहलाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैलियम आर्सेनाइड, क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड से ही जितनी भी एलईडीज बनती हैं वो मोस्टली इसी मटेरियल से ही बनाई जाती हैं। द टर्न ऑन वोल्टेज ऑन जर्मेनियम जंक्शन डायोड इज नियरली। जर्मेनियम जंक्शन डायोड के लिए जो टर्न ऑन वोल्टेज या कट इन वोल्टेज है वो होता है 0.3 वोल्ट। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.3 वोल्ट। वहीं अगर हम बात करें सिलिकॉन जंक्शन डायोड की तो सिलिकॉन जंक्शन डायोड का जो टर्न इन वोल्टेज होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। In order to generate electron hole pair the maximum wavelength of radiation for silicon, बैंड गैप दे रखा है हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होता क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो जब वापस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो एक निश्चित बैंड की और निश्चित फ्रीक्वेंसी की और निश्चित वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो रिलीज करता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देख लीजिए आप, एनर्जी इज इक्वल टू 1.24 अपॉन लेमडा। जो लेमडा होती है वो वेवलेंथ होती है। यहाँ पे हमें एनर्जी बैंड गैप दे रखा है, यानी कि एनर्जी हमें दे रखी है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम
1.24 को एनर्जी से डिवाइड करेंगे, यानी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास वेवलेंथ निकल के आएगी वो माइक्रोमीटर में निकल के आएगी। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो लगभग 1.13 माइक्रोमीटर के अराउंड बनेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है थर्ड वाला ऑप्शन, 1.13 माइक्रोमीटर। द कंसंट्रेशन Pn of holes in n-type semiconductor is, कंसंट्रेशन जो है जो है इसमें Pn का यानी कि होल्स का कंसंट्रेशन n टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा। होता क्या है बेसिकली, जब कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के केस में जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ होल्स के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटॉम, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ होल्स प्लस कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटॉम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटॉम्स, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन उसी जब सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम डोप करते हैं, मान लीजिए हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर है और उसको हमने पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर है हमारे पास, उसको हमने डोप किया है, तो होगा क्या उस केस में, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में होगा क्या, जो होल्स होंगे वो तो पहले से ही जीरो होंगे, लेकिन जो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटॉम्स होते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटॉम्स की तुलना में कम होते हैं, तो उसको हम जीरो मान लेते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटॉम्स को हम जीरो मान लेते हैं और होल्स तो ऑटोमेटिकली जीरो होते ही हैं। तो हो क्या जाता है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाते हैं, लगभग इज इक्वल टू हो जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटॉम, यानी कि n इज इक्वल टू हो जाता है n सब्सक्रिप्ट t। इसी को जब हम मास एक्शन लॉ वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो जो हमें होल्स का कंसंट्रेशन मिलता है वो मिल जाता है इंट्रिंसिक का होल स्क्वायर, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन n सब्सक्रिप्ट d, यानी कि डोनर एटॉम का कंसंट्रेशन। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा चौथा वाला ऑप्शन, होल्स का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन डोनर एटॉम्स का कंसंट्रेशन। When the temperature of a doped semiconductor is increased, its conductivity, जब किसी भी डोप्ड सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम डोप्ड करते हैं तो वो एज ए मेटल बिहेव करने लगता है, ठीक है, चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो। मेटल और डोप सेमीकंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। वहीं अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर हो तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीजेस। फोटोडायोड ऑपरेट्स एट, फोटोडायोड जो है वो बेसिकली रिवर्स वाइज में यूज़ किया जाता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिवर्स वाइज। फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू ए सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, किसी भी सेमीकंडक्टर में करंट जो फ्लो होती है वो कंडक्शन करंट और डिफ्यूजन करंट, कंडक्शन करंट को हम ड्रिफ्ट करंट भी बोल देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, कंडक्शन करंट प्लस डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ ए पिन जंक्शन डायोड विथ फॉरवर्ड बाइस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है फॉरवर्ड बाइस डायोड के केस में। जब हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंक्रीज करता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीज। यहाँ पे मैंने एक जंक्शन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस में डिफरेंस लिख रखा है। होता क्या है, कोई भी किसी भी डायोड का जो कैपेसिटेंस होता है जंक्शन कैपेसिटेंस, वो रिवर्स बायस के केस में उसको हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलते हैं। लेकिन वही
डायोड जब फॉरवर्ड वाइज हो जाता है तो उसी को हम डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस बोल देते हैं। डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस और स्टोरेज कैपेसिटेंस बराबर होते हैं। डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस हमेशा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या जंक्शन कैपेसिटेंस से हमेशा ज़्यादा होता है। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को हम जो जंक्शन डायोड का जो जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बराबर होता है, लेकिन जब हम डायोड को रिवर्स वाइज में यूज़ करते हैं तो वही कैपेसिटेंस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में बदल जाता है, जिसकी वैल्यू हमेशा डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस से हमेशा कम ही रहती है। ठीक है, आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इनको पढ़ लेना। रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर बिलो वी। जो रिपल फैक्टर होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वो होता है 0.48। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में टेबल में भी दिखाया था रिपल फैक्टर, पीआईवी और एफिशिएंसी तीनों तरीके के रेक्टिफायर के लिए यहाँ पर रिपल फैक्टर पूछा गया है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन 0.48। द डायोड दैट कैन बी यूज फॉर हार्मोनिक जनरेशन। हार्मोनिक जनरेटर की तरह एक डायोड को यूज़ करते हैं, वो होता है वैरेक्टर डायोड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। वैरेक्टर डायोड जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं वैरेक्टर डायोड से रिलेटेड वो सब लिख रखे हैं, देखिए आप यहाँ पे। पीएन जंक्शन डायोड दैट चेंज इट्स कैपेसिटेंस एज बाइज अप्लाइड टू द डायोड एज वेराइड। वह डायोड पीएन जंक्शन डायोड में जब हम कैपेसिटेंस चेंज होता है इसमें रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर बिलो वी। जो रिपल फैक्टर होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वो होता है 0.48। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में टेबल में भी दिखाया था रिपल फैक्टर, पीआईवी और एफिशिएंसी तीनों तरीके के रेक्टिफायर के लिए यहाँ पर रिपल फैक्टर पूछा गया है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन 0.48। द डायोड दैट कैन बी यूज फॉर हार्मोनिक जनरेशन इज। हार्मोनिक जनरेशन के लिए इनमें से कौन सा डायोड यूज़ किया जाता है। हार्मोनिक जनरेशन के लिए बेसिकली हम वैरेक्टर डायोड का यूज़ इस्तेमाल करते हैं, तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड से रिलेटेड मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देखिए इनको। पीएन जंक्शन डायोड दैट चेंज इट्स कैपेसिटेंस एज अप्लाइड बायस टू द डायोड इज वेरीड। यानी कि जब हम किसी भी डायोड पे कोई बाइस अप्लाई करते हैं तो उसमें जो चेंज होता है वो कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि जब हम किसी भी डायोड पे जो बाइस अप्लाई किए वो अगर हम चेंज करते हैं तो उसके कैपेसिटेंस में भी चेंज होता है। इसी फिनोमिना का यूज़ करके हम वैरेक्टर डायोड बनाते हैं। ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, यानी कि ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। यूज मेनली इन ट्यूनिंग एप्लीकेशन एंड इन लो नॉइस माइक्रोवेव डिवाइस। लो नॉइस माइक्रोवेव डिवाइस में यूज़ किया जाता है और ट्यूनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यूज एज लो नॉइस एम्पलीफायर या पैरामीट्रिक एम्पलीफायर, यानी कि जो पैरामीट्रिक एम्पलीफायर है वो कुछ नहीं है, वो एक लो नॉइस एम्पलीफायर है, तो इसको हम लो नॉइस एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं वैरेक्टर डायोड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सेंटर टैप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर 100 वोल्ट इज द पीक टू पीक वोल्टेज बिटवीन द सेंटर टैप एंड वन ऑफ द सेकेंडरी। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रिवर्स बायस डायोड। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक टेबल दिखाई थी, कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, उसमें एक जो जो पैरामीटर था वो था पीआईवी। पीआईवी जो है सेंटर टैप और या ब्रिज रेक्टिफायर के केस में 2V मैक्सिमम होता है। जो V मैक्सिमम होता है वो कुछ नहीं, पीक टू पीक वोल्टेज होती है। यहाँ पे जो पीक टू पीक वोल्टेज दे रखी है वो 100 वोल्ट दे रखी है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2V यानी कि 200 वोल्ट्स। पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा।
आप इस टेबल में देख लीजिए, PIV जो है वो सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर के केस में 2V रहती है। यहाँ पे जो V है वो होती है मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज को हम पीक टू पीक वोल्टेज भी कहते हैं। तो जो यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज दे रखा है वो 100 वोल्ट का दे रखा है, और हमसे यहाँ पे पूछा गया है रिवर्स वाइज व्हाट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रिवर्स वाइज डायोड। तो जो रिवर्स वाइज डायोड के लिए मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा PIV यानी कि 2V, यानी कि पहला वाला आंसर 200 वोल्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन हैज़ लीस्ट जंक्शन कैपेसिटेंस। इनमें से किस टाइप के जंक्शन का कैपेसिटेंस सबसे कम होता है। तो जो सबसे कम जंक्शन कैपेसिटेंस वाला जो जंक्शन है इनमें से वो है पॉइंट कांटेक्ट डायोड का। ठीक है, तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड का जंक्शन कैपेसिटेंस सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आएगा अगर आएगा तो। रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, जो रिपल फैक्टर होता है वो RMS वैल्यू टू DC वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि RMS वैल्यू को जो हम DC वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा रिपल फैक्टर। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन इज नॉट सुटेबल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड बिकॉज इट इज़, जो सिलिकॉन है वो लाइट एमिटिंग डायोड यानी LED बनाने के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिलिकॉन में डायरेक्ट बैंड गैप नहीं होती है। डायरेक्ट बैंड गैप नहीं होती है यानी कि वो एक इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होता है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, एन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इज एग्जिबिट बाय, इनमें से कौन नेगेटिव रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था टनल डायोड वाले केस में, टनल डायोड के केस में मैंने आपको बताया था कि जो टनल डायोड होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है टनल डायोड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड कंटेन्स ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, इनमें से कौन सा डायोड मेटल जंक्शन को कंटेन करता है। तो मेटल जंक्शन को जो कंटेन करने वाला डायोड होता है वो होता है शॉटकी डायोड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शॉटकी डायोड, थर्ड वाला ऑप्शन। शॉटकी डायोड से रिलेटेड मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख लीजिए इन सबको। कट इन वोल्टेज इज क्वाइट स्मॉल, इसमें कट इन वोल्टेज बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो इसमें डायोड की हाफ साइड होती है वो एक मेटल की होती है, और सेकंड हाफ साइड जो होती है वो किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई होती है। इसीलिए इसमें जो कट इन वोल्टेज रहता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। द रिवर्स करंट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर दैट ओवरकम द बैरियर, हैंस वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस। इसमें जो रिवर्स करंट जो रहती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है, इसीलिए जो उसका टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है वो बहुत ही वीक होती है। द फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, जो इसमें फॉरवर्ड करंट होती है वो भी मेजॉरिटी कैरियर के चार्ज के कारण होती है, और जो रिवर्स करंट होती है या माइनॉरिटी जो रिवर्स करंट होती है वो भी मेजॉरिटी चार्ज के कारण, चार्ज कैरियर के कारण ही होती है। स्विचिंग स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय थर्मलाइजेशन ऑफ हॉट इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द बैरियर। इसकी जो स्विचिंग स्पीड जो है वो थर्मलाइजेशन से कंट्रोल होती है। बैरियर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इंजेक्ट करने से हम थर्मलाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, उसी से हम इसकी स्विचिंग स्पीड को भी कंट्रोल कर लेते हैं। इसेंशियली नो रिकॉम्बिनेशन इन डिप्लीशन रीजन, बेसिकली होता क्या है इसमें जो रिकॉम्बिनेशन है डिप्लीशन रीजन में वो नहीं के बराबर होता है। इसका आइडियलिटी फैक्टर होता है 1 के बराबर होता है। 1 का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन या फ्री होल्स कैरियर या फ्री चार्ज कैरियर इंजेक्ट होंगे उतने ही आउट भी होंगे। तो इसका जो आइडियलिटी फैक्टर होता है 1 के बराबर होता है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।